नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। Good morning to everyone. I hope you will be all well. चलिए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक करा था दिखाइए जरा नीरज, कहाँ तक हुआ था हमारा लास्ट क्लास में? टैक्स सिस्टम हो गया था, ठीक है। तो बजट की बेसिक डेफिनेशन हो गई थी क्या? बजट ये होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि बजट के बारे में, कि बजट के बारे में संविधान में कहीं मेंशन है, तो आप लोगों ने बताया था हाँ 112 वट, ठीक है। तो वो बजट नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, और एनुअल फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 112 में। तो आप सभी को पता होगा कि हर साल बजट 1 फरवरी को पेश होता है। इससे पहले 28 फरवरी को होता था, ठीक है। अभी तक 28 फरवरी को होता था, इससे पहले 28 फरवरी को, और अब 1 फरवरी को नहीं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी को कब से पेश होने लगा है? पहला क्वेश्चन ये लिख लेना, ठीक है। ये आपका काम है ढूंढना कि 1 फरवरी से बजट 2017 से, 2018 से, 19 से, 16 से कब से हो रहा है, ये आपका काम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका काम है पता करना। उसके बाद अब आते हैं सीधे बजट के कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बजट क्या होता है, कि हम अपना इनकमिंग और आउटगोइंग का डिस्क्रिप्शन लेते हैं, पूरा हिसाब किताब निकालते हैं। तो बजट के बारे में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि बजट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूं कि भाई हाँ मेरी इनकम मंथली इतनी है और उसमें से मेरा खर्च इतना है, और उसके बाद जो बच गया वो मेरी सेविंग है, तो आप इसका हिसाब किताब लगाते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपकी सैलरी 1 साल की, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, आप अलग अलग पैरामीटर्स पर अलग अलग हिसाब से बजट की कैलकुलेशन करते हैं। बट जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की, तो गवर्नमेंट बजट कैसे कैलकुलेट करती है? क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेंगे भाई, हमारा बजट तो कोई नहीं पूछेगा ना एग्जाम में। भाई हमसे कोई पूछे भाई तुम्हारा बजट क्या, तो ये तो पेपर में नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट बजट में आपको दो चीज ध्यान रखनी है। पहला कि गवर्नमेंट का बजट तैयार होता है रेवेन्यू बेस एंड कैपिटल बेस। रेवेन्यू बेस्ड एंड कैपिटल बेस्ड, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे 4 फैक्टर्स है ना इनकम के,
भाई नेशनल इनकम में मैंने बताया ना कि इनकम कैलकुलेट होती है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर और मार्केट प्राइस पर। तो उसके 4 फैक्टर बताए थे, लैंड कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। तो जो यहां पर लैंड है, कैपिटल है, ये क्या है, एसेट्स में आ जाएगा आपका। और यहां पर जब देखेंगे कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब पूंजी। अब मनी को हटा दें और मनी को इंक्लूड भी कर लें, तो मनी के अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, आपके जो लेबर है, जैसे मैंने बताया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो हम यहां पर सिर्फ बात करेंगे फाइनेंशियली। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड फाइनेंशियल तो नहीं, आदमी को बेचकर पैसा खरीदो, वो तो लीगल नहीं है। तो कैपिटल बेस्ड में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे एसेट्स को, हमारी संपत्ति क्या है। और यहां पर देखेंगे रेवेन्यू मतलब पैसा, राजस्व। रेवेन्यू को हिंदी में बोलते हैं राजस्व, और इसको बोलते हैं कैपिटल को पूंजी। तो तुम्हारी कितनी पूंजी है, कितना कैपिटल है। अब देखिए सरकार के पास, सरकार राजस्व का हिसाब लगाती है, यानी सीधे सीधे पैसे का, इन अ सिंपल मैनर। तो सरकार का पैसा का हिसाब जो लगाएगी, तो सरकार देखेगी कि सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है और सरकार वो उस पैसे का खर्च कहां कर रही है। तो पहले तो देखिए, पहले तो देखेंगे सरकार के पास पैसा कहां से रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब देखेंगे हम इनकमिंग की बात करेंगे, सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है, तो सरकार के पास पैसा आ रहा है टैक्स। तो बोलोगे आप भाई टैक्स सोर्सेस से आ रहा है, और दूसरे होते हैं, वो होते हैं नॉन टैक्स सोर्सेस। कोई बताएगा नॉन टैक्स सोर्सेस क्या है। फाइन। नॉन टैक्स सोर्सेस क्या है, फाइन, पेनल्टी। इसके अलावा यानी टैक्स के अलावा जो बच गया वो नॉन टैक्स हो गया। समझ आई बात। तो वो हो गया नॉन टैक्स सोर्सेस। अब किसी को इनकम टैक्स पे करना है, नहीं पे किया, उस पर पेनल्टी लगी, वो नॉन टैक्स सोर्सेस में आ गया। तो ये हो गई रेवेन्यू की इनकमिंग। इनकमिंग कहां कहां से हो रही है, सरकार को पैसा कहां कहां से मिल रहा है। तो सरकार का मोटा मोटा हिसाब होता है किससे, टैक्स और नॉन टैक्सेस से। तो सरकार को रेवेन्यू कहां से प्राप्त हो रहा है, नॉन टैक्सेस से। और ये सारा रेवेन्यू कहां जाकर जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 266। और इससे पैसा निकालने की पावर किसके पास है, बोलो। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, किसके पास है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट। किसके पास है पैसा निकालने की पावर, सीएफआई से। तो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। अब जब देखेंगे इसी रेवेन्यू की आउटगोइंग, भाई इनकमिंग हो रही है तो आउटगोइंग भी तो होगी, होगी ना। तो देखिए सरकार बजट लाती है, तो बजट में क्या होता है, भाई हम कृषि पर इस पूरे साल इतना खर्च करेंगे, एजुकेशन पर हम इतना खर्च करेंगे, सड़क बनवाने में हम इतना लगाएंगे, जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप्स उठाए जाएंगे, उसमें इतना पैसा लगेगा। तो इट इज अ प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग है कि आपने प्री प्लान कर लिया कि हम वहां पर इतना पैसा खर्च करेंगे, वहां पर इतना पैसा खर्च करेंगे, वहां पर इतना पैसा खर्च करेंगे। तो ये क्या हुआ, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपने प्लानिंग से किया। भाई बजट पेश होता है ना, तो होता है भाई निम्न आय वर्ग के लिए ये योजनाएं आएंगी, उच्च आय वर्ग के लिए ये योजना आएंगी, किसानों के लिए ये स्कीम्स आएंगी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम्स आएंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये स्कीम्स आएंगी। उन स्कीम्स में पैसा लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्कीम आएगी, एजुकेशन के लिए ये स्कीम आएगी, हेल्थ के लिए ये स्कीम आएगी।
हेल्थ में सरकार इतना पैसा लगाएगी, आप देखते हो ना बजट में पूरा प्लानिंग देते हैं कि अब आगे हेल्थ में 20,000 करोड़ इस साल के लिए, 500 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को देगी, बिहार सरकार को देगी। तो ये क्या है, प्लानिंग हो गई, बजट में ही प्लानिंग होती है। तो उसको बोलेंगे प्लानिंग के हिसाब से किया गया खर्च, तो उसको बोलेंगे प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि आपने बजट में प्लानिंग कर ली कि हमारा एक साल का, अब जैसे मैं इन जनरल वैल्यू में बोलूं कि भाई अगर मैं कहूं कि मुझे मेरी जॉब लगी और मुझे पता लगा भाई मेरी सैलरी 20,000 है, तो मैं अपना मंथली खर्चा 20,000 के हिसाब से सेट करूंगा ना, कि भाई 5,000 किराया दे दिया, 3,000 का बाइक का पेट्रोल हो गया, 8,000 हो गए, समझ आ रही बात, 5,000 राशन पर हो गए, 13,000 हो गए, बच गए 7,000। उसमें से 2,000 की बुक्स हो गई, 2,000 ट्यूशन फीस हो गई, ऐसे करके, और जो बच गए वो आपकी सेविंग इमरजेंसी के लिए। तो पहली तो आपने प्लानिंग कर ली 20,000 में से 17,000 की, तो 3,000 आपके बच गए। तो जो 17,000 है वो कहलाएगा प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ रही बात? उसको क्या बोलेंगे हम, प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया एक्सपेंडिचर। तो इस रेवेन्यू की इनकम, जहां से इनकम हमें प्राप्त हुई, इसमें से एक हिस्सा प्लानिंग के तहत चला जाएगा। तो जो हम इधर मैं लिख देता हूं, आउटगोइंग होगी, तो पहले एक प्लान होगी, प्लान एक्सपेंडिचर, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 3,000 बचा लिए अपने, मैं जा रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, तो ये क्या मैंने प्लानिंग की थी इसकी? नहीं की थी। समझ रही बात? लॉकडाउन लग गया, राशन महंगा हो गया, तो अनप्लान हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो सरकार के कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं कि जो प्लानिंग के अलावा होते हैं। सरकार पूरे साल का जो प्लानिंग वाला है वो तो बजट में बता देती है, और वो डिसाइड होता है कि हाँ ये इतना 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 यहाँ खर्च करेगी, लेकिन सरकार के सामने कहां पर कौन सी परिस्थितियां कैसी आ जाए, वहां भी तो खर्च करना पड़ता है। तो वो क्या कहलाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो सरकार की इनकमिंग हुई इससे, और यही इनकमिंग जब आउटगोइंग में जाएगी तो कहां जाएगी, प्लानिंग एक्सपेंडिचर में और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर में। तो देखिए अभी रुकिए, अभी कुछ मत बनाइए, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, फाइनल चार्ट मैं बनवा दूंगा आप लोगों को, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझते रहिए। और सिमिलरली यहां पर कॉपी पेस्ट करना है। अब कैपिटल में देखिए, कैपिटल आप देखिए, कैपिटल कहां से हमें मिल सकती है बताए, तो लैंड एसेट से क्या मिलेगी कैपिटल बताओ। तो इट इज मैंडेटरी कि सभी एसेट हमें वैल्यू ही दे, फिर बताओ मुझे, इट इज नॉट मैंडेटरी कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, भाई मेरा 5 फ्लोर का मकान है, ठीक है, मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो पैसा आ रहा है, और अगर उसी मकान को किसी ने भूतिया डिक्लेयर कर रखा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को रेंटर मिले, मैं नहीं मिल पा रहे, तो उससे क्या हो रहा है, वो तो मेरा रेंट मिल ही नहीं रहा और उसका मेंटेनेंस चार्ज अलग जा रहा है, बिजली का बिल, उसकी टूट फूट मरम्मत वो अलग मेरे को खर्च करनी पड़ रही है, तो मेरी एसेट तो मुझे प्रॉफिट दे ही नहीं रही। अब बुराड़ी में जो अभी भूतिया में डिक्लेयर हुआ, तो वो बेशक उसको कितना ही सस्ता दे ले, उसको कोई खरीद नहीं रहा, रेंट पे दे तो भी नहीं ले रहा, और उसके बगल में वो जो किसी का प्लॉट है वो अपना मकान किराए पे चढ़ाकर पैसे कमा रहा है। तो क्या इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसकी कैपिटल हमें एसेट दे ही, प्रॉफिट दे ही। तो अब जब हम बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल में भी हम वही देखेंगे कि कैपिटल में इनकमिंग कहां से होगी। तो इनकमिंग में जब देखोगे तो इनकमिंग में आपकी दो प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे प्रॉफिट मिलेगा और ऐसी प्रॉपर्टी जिससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी प्रॉपर्टीज, जैसे मान लो मैंने लोन दिया किसी को और लोन का ब्याज मिल रहा है, क्या सारे लोनों का ब्याज मिल रहा है, तो वो क्या हुआ, तो ऐसी लायबिलिटी जिसको देने के बाद मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा,
नुकसान ही हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एसेट में अब जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैंने लोन दे दिया एक को, एक से ब्याज मिल रहा है, एक से नहीं मिल रहा। अब मैं उसको क्या करूंगा? ब्याज नहीं मिल रहा तो मेरा सूद तो गया ही, सॉरी असल तो गया ही। और जब सूद वसूलने के लिए और असल वसूलने के लिए मैं उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करूंगा, बाउंसर भेजूंगा, गुंडे भेजूंगा कि पैसा वसूल के लाओ उससे, उनका अलग खर्च। और अगर मैं 10 बार उसके पास घर जा रहा हूं तो गाड़ी, पेट्रोल और खाने पीने का अलग खर्च। तो वो क्या है? वो अपने पैसे को वापस करने के लिए उसको खुद जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो वो ओवरबर्डन हुआ, नुकसान ही हो गया ना। तो इनकमिंग में देखिए क्या होगा कि मेनली लिया जाएगा ऐसी प्रॉपर्टीज को, ऐसी एसेट को जिससे पैसा आए। और बट उसको भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल है भाई। तो यहां पर आप जब दो बनाएंगे तो पहले लिखेंगे गेनफुल कैपिटल, और अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझ लीजिए, लॉसफुल कैपिटल। फुल की जगह लिखे गेन प्रोड्यूसिंग, मैं बता दे रहा हूं लिखना है गेन प्रोड्यूसिंग, लॉस प्रोड्यूसिंग। कि ऐसी कैपिटल जो लाभ दे रही है, ऐसी कैपिटल जो लॉस दे रही है। समझ आ रही बात? तो देखिए अब इसमें क्या होता है, मैं बता ले रहा हूं कि मान लो यहां से 100 रुपए का गेन हो रहा है और यहां 20 रुपए का लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा गेन कितना हुआ? तो हम इस चीज को फोकस करने के लिए दोनों को समझेंगे। हम यहीं पर इसका हिसाब किताब कर देंगे कि हमारी टोटल असेट तो ये है, इसमें से हमें टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते ना भाई। तुम इसको इसको जोड़ोगे और वो खर्चा जा रहा है तो वो इसी में से जाओगे 100 में से ही, भाई रिडक्शन करोगे ना इसका। तो इसीलिए हम उसको मजबूरन हमें शामिल करना पड़ता है ऐसी प्रॉपर्टी को इनकमिंग में, कि ऐसी प्रॉपर्टी, इनकमिंग का मतलब क्या, आए। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे पैसे निकलवा रही है, तो वो लॉस वाली हो गई, लेकिन है तो एसेट ही। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इनकमिंग ये हो गई। अब आउटगोइंग में क्या हो गया? अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारी प्रॉपर्टी हमारी हो, हमने किसी से लीज पे भी ली होगी, हमें उसका उसका रेंट देना है, तो ऐसे ही जो बेस्ड है उसका रेंट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ओवर ड्यूज है, ओवर ड्यूज ऑफ लोन्स, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आईएमएफ से लोन लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, अमेरिका से लोन लिया, रशिया से लोन लिया, चाइना से लोन लिया, वो क्या है? तो वो कैपिटल के अगेंस्ट हमारे ओवर ड्यू है ना, तो ये हमारे बर्डन है। तो ये इनकमिंग हो गई और उसका इनकमिंग का आउटगोइंग हम ये चुकाएंगे। तो कैपिटल के अगेंस्ट ही कैपिटल हो रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अब आपको जो फाइनल चार्ट बनाना है मुझे बनाना है कि गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू, कैपिटल, इनकमिंग, आउटगोइंग। सेम यहीं पर भी इनकमिंग, आउटगोइंग। तब इनकमिंग में लिखेंगे टैक्स, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, लाइक फाइन, पेनल्टी, एटीसी।
फाइन, पेनल्टी, एटीसी, ठीक है। और आउट गोइंग में करेंगे प्लैंड रेवेन्यू, नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर इसमें इसकी इनकमिंग में आप लिखेंगे गेन ऑब्लिक प्रॉफिट रिड्यूसिंग एसेट्स और लॉस रिड्यूसिंग एसेट्स। तो आउट गोइंग में लिखेंगे रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स, इंटरेस्ट ऑफ लोन्स, लोन का ब्याज। इट इज अ फाइनल चार्ट। अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और इसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जो हमने वर्बली डिस्कस किया है उसको दिमाग में रखना और इस चार्ट को फॉलो कर लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान से देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि सरकार किसी योजना पर या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर रही है एक पूर्व निर्धारण पैरामीटर पर, तो वो कौन से खर्च में आएगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर या प्लान एक्सपेंडिचर? प्लान एक्सपेंडिचर। सुनामी आ गई, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, उसमें सरकार को इतने रुपए खर्च करने पड़े, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। सरकार के द्वारा जो ब्याजों का भुगतान किया जाता है वो कौन सा खर्च आएगा? सरकार के द्वारा जो ब्याजों का भुगतान किया जाता है, उधारी का भुगतान ब्याज के रूप में किया जाता है, आउटगोइंग। समझ आ रही बात? नीचे हेडिंग डाले टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट, ये चार्ट हो गया कंप्लीट सभी का? भाई फिर प्लान क्यों करोगे, कर लेना। टाइप्स ऑफ बजट। नंबर 1, ट्रेडिशनल बजट।
बेटा डिविडेंड और बॉन्ड ऑलरेडी एक एसेट है, तो वो कैपिटल में ही जाएगा भाई, ठीक है। और नॉन टैक्स में आएंगे आपके ऑटोमेटिकली। और एक बात बताओ, डिविडेंड और बॉन्ड से सरकार की इनकम कैसे हो रही है? तो कैपिटल में आएगा, रेवेन्यू में आएगा? फिर तो उसको नॉन टैक्स में क्यों जोड़ रहे हो? नहीं समझे? हमने पढ़ा ना इनकमिंग में कि ऐसी एसेट्स जो गेन प्रोड्यूस कर रही है, प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रही है, तो सरकार की प्रॉपर्टी है, उसमें से शेयर दे दिया, तो प्रॉफिट कमा रही है, तो प्रॉफिटफुल गेन हुआ ना वो। तो वो किससे हुआ? एसेट से हुआ, कैपिटल में आ गया, तो नॉन टैक्स में क्यों जाएगा वहां पर? अब देखिए ट्रेडिशनल बजट, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बात लिखनी है, हर साल पेश किया जाने वाला बजट ट्रेडिशनल बजट कहलाता है। जो आपका ईयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस होता है ना, वाई ऑन वाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो वाई और वाई होता है तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग है चलता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हर साल बजट 1 फरवरी को पेश होता है, उसे ट्रेडिशनल बजट कहते हैं, जो परंपराओं के अनुसार चला रहा है। समझ आएगी बात? तो लिख लो, एज यूजुअल हर साल पेश होने वाला बजट ट्रेडिशनल बजट कहलाता है। दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, मैं टास्क दे रहा हूं एक, ध्यान से सुन लो। पहले क्या होता था? टीबी, ट्रेडिशनल बजट है ना जो, ये ट्रेडिशनल टीबी ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। तो ट्रेडिशनल बजट में क्या होता था? पहले नॉर्मल बजट और रेल बजट दोनों एक साथ पेश होते थे। फिर क्या हुआ? रेल बजट को अलग कर दिया नॉर्मल बजट से, और फिर क्या करा? नॉर्मल बजट को रेल बजट से जोड़ दिया। तो ये तीनों डेट आपको याद रख करनी है अपने लेवल पे निकाल कर, और मुझे बतानी है नेक्स्ट क्लास में। मैं पूछूंगा आप लोगों से कि पहले ये दोनों एक साथ पेश किए जाते थे, कब इनको अलग किया गया, और फिर से कब इनको एक साथ पेश किया जाने लगा। और ये भी पूछूंगा, ध्यान रखो, कि पहले नॉर्मल बजट कब किस डेट को पेश होता था और रेल बजट किस डेट को पेश होता था। ये आपका काम है, ठीक है। इट इज योर ड्यूटी टू चेक इट आउट। ट्रेडिशनल बजट हो गया। नंबर 2 लिखे, आउटकम बजट। आउटकम बजट, इसको हिंदी में भी आउटकम ही बोलेंगे। कैसे? ऐसे, आउट कम बजट, इसका कोई वैसा नाम नहीं है। अब आउटकम बजट क्या है, तो ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ईटीसी। ठीक है, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। सरकार इनको पैसा देती है, फंड अलॉट करती है ना हर साल, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के तहत बजट देती है इनको। तो जब सरकार एक एक एंटिटी का बजट देकर इवेल्युएशन करेगी कि इसको जो पैसा दिया गया था उसने उसका क्या किया, जैसे इसको 1000 CR दिए गए, तो इससे इसके 1000 CR का क्या हुआ? इसको 1000 CR की इनकम हुई, तो इसने इस इनकम का कहां कहां एक्सपेंडिचर किया?
तो पर्टिकुलर जब एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री का बजट निकालकर उसकी स्टडी की जाती है उसे कहते हैं आउटकम बजट। और जब ध्यान से देखिए, देखिए इधर ध्यान से, जब सबका होगा तो ट्रेडिशनल बजट। तो गवर्नमेंट जब क्या करेगी, एक सिंगल एंटिटी का, एक सिंगल डिपार्टमेंट का, एक सिंगल मिनिस्ट्री का बजट इवेलुएट करेगी, या मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री अपना बजट बनाने लगे सिर्फ, तो वो कैसा बजट कहलाएगा, आउटकम बजट। या सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट बनाकर उसको इवेल्युएट करने लगे, कैसा बजट, आउटकम बजट। क्लियर है सभी को? तो राइट इन योर ओन वर्ड्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब एक एंटिटी, ये ग्राफ बना लीजिए, गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का पर्टिकुलर बजट प्रिपेयर करती है, तो उसको आउटकम बजट बोलते हैं। बजट प्रिपेयर्ड बाय a separate ministry or department by the government is called outcome budget. नंबर तीसरा, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट होल्ड कीजिए एक सेकेंड। अब एक बात बताइए मुझे, मैं अगर कहूं आपसे कि आप अपने घर का बजट बना रहे हैं, आपने इस साल का हिसाब किताब लगाया, ध्यान सुनिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस साल के बजट की तुलना पीछे से साल से करेंगे, या इस महीने के बजट की तुलना पिछले महीने से करेंगे कि यार इस महीने 10,000 खर्च हुए, पिछले महीने 12,000 हुए थे या 9,000 हुए थे, करेंगे तुलना। जनरली यही होता है कि बजट प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर से टैली करके आगे के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो जीरो बजट का कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से। जीरो बजट ये कहता है कि 1 मंथ का काम हो गया, जैसे 1 मंथ में 20,000 खर्च हो गए, तो 20,000 खर्च होने के बाद अब अगला जो सेकंड मंथ आएगा, उस मंथ का जो हिसाब लगेगा इसको जीरो मान लिया जाएगा। यहां फिर फ्रॉम द बिगिनिंग से शुरुआत होगी। कहने का मतलब कि आप प्रीवियस जीरो बेस बजट के बारे में बता रहा था, मैं बात कर रहा था। तो जैसे मान लीजिए कि 2017 का बजट बनाया कि इस पर इतना खर्च होगा, 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 ठीक है। टोटल हिसाब लगाया तो पता लगा कि इनकम थी 1,000 रुपए और खर्च हो गया 1,200 रुपए। तो हम कहेंगे ओवरऑल 200 रुपए का हमें सरकार को घाटा हुआ, डेफिसिट हुआ। अब जब बात होगी 2018 की, तो गवर्नमेंट 2017 का पूरा डाटा जीरो कर देगी, मतलब इससे अगले साल का कोई लेना देना नहीं कि उधर घाटा हुआ प्रॉफिट हुआ, नॉट मैटर्स। 2018 का सेपरेट हिसाब किताब। अब जैसे इन जनरल हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि पिछले महीने यार नुकसान हो गया, इस महीने कम खर्च करेंगे, पिछले महीने ज्यादा मुनाफा हो गया, इस महीने वहां वहां पैसा लगा देंगे। तो पिछले महीने का हिसाब नहीं, इसी महीने खाना, इसी महीने कमाना, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस बजट। यानी पिछला वाला जो बेस है उसको जीरो मान लेना है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो जब सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर के डाटा को, बजट डाटा को जीरो मानकर नेक्स्ट ईयर के बजट की प्रिपरेशन करती है, उसे जीरो बेस बजट बोलते हैं, ठीक है। इसके फायदे भी हैं और इसका नुकसान भी है। इसके नुकसान ये है कि अगर मान लीजिए प्रीवियस, देखिए देखिए ध्यान से,
यहाँ घाटा हो गया 200 रुपए का। अब 2018 में भी मान लीजिए 300 रुपए का घाटा हो गया, 2019 में भी। तो अगर घाटा चल रहा है लगातार तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्राइसिस आ जाएगा, वो नहीं पता कर पाएंगे। अब इनका क्या है कि जैसे आज मैं बात करूं डे टू डे बेसिस की, आज मैंने 500 रुपए कमाए, अब मैंने आज 500 में से कितने खर्च कर लिए, कितने बचा लिए या ओवर खर्च कर दिए, वो मेरा आज का हिसाब है। मैं कल 500 रुपए के हिसाब को नहीं, अब जैसे मान लो 500 कमा के 600 खर्च कर दिए, तो 100 रुपए मेरे पे कर्ज भी तो हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि मैं भाई कर्ज भूल जाओ, मैंने जिससे लिया मैं उसे दे ही नहीं रहा, तो ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, तुम कब तक करोगे? समझ रहे बात? तो न्यू बजट में पीछे के डाटा को जीरो मानकर आगे काम करते हैं, उसे जीरो बेस बजट बोला जाता है। समझ आई बात? तो उससे अपने प्रॉफिट है और अपने नुकसान है। अब प्रॉफिट ये है कि इन केस अगर मान लो कि एक उसमें घाटा हो गया, तो आप क्या है कि आगे की प्रिपरेशन कर लोगे नए फ्रेश तरीके से। कई बार क्या होता है कि कई देश ऐसे हो जाते हैं कि यार घाटा हो गया, घाटा हो गया, मेरे ऊपर लोन हो गया, स्ट्रेस में चले जाते हैं मेंटली। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कई बार जैसे मान लो कि अब मेरे इस महीने की कमाई है, नुकसान हो गया मेरे को, एक एंटरप्रेन्योर है, इस महीने इसको नुकसान हो गया, तो वो अगले महीने भी क्या होगा कि अपने दिमाग को नहीं चला पाएगा, यार पिछले महीने नुकसान हो गया, डर डर कर इन्वेस्टमेंट करेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई मेरे को अगर इस महीने नुकसान हो गया कोविड की वजह से, तो मैं आगे सोचूंगा यार अब मैं पैसा लगाऊं मार्केट में ना लगाऊं, कल को सरकार कोई और पॉलिसी लगा दे, तो मैं क्या करूंगा कि इस महीने का जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, अब अगले महीने की देखते हैं। तो उस आइडियोलॉजी को बोलते हैं जीरो बेस बजट, कि प्रीवियस ईयर के डेटा को जीरो मानकर, लॉस प्रॉफिट को जीरो मानकर आगे की प्लानिंग करना जीरो बेस बजट कहलाती है। आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कोई लिखवाएगा नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट वहां जो दिया होगा, 4 वर्ड्स ऑप्शन दिए होंगे, उसको पढ़ना है और ऑप्शन लगा देना, और जो मैं समझा रहा हूं उससे आपका आंसर निकल आएगा। प्रीवियस ईयर के डाटा को, प्रॉफिट लॉस को जीरो मानते हुए नेक्स्ट ईयर के बजट की प्लानिंग करना जीरो बेस बजट कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? नंबर 4 लिखें, जेंडर बेस्ड बजट। अच्छा सॉरी, एक सेकंड, इसको लिखने से पहले, जेंडर बेस्ड बजट लिखने से पहले एक पॉइंट लिखने, नोट डालकर नीचे इसी के, जीरो बेस बजट के नीचे ही नोट डालकर पीटर ई नायर, पीटर ई नायर, जनरली नोन एज फादर ऑफ जीरो बेस बजट, इन्होंने ही जीरो बेस बजट की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1970s में, 1970 में इन्होंने जीरो बेस बजट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द जीरो बेस बजट के रूप में जाना जाता है। और फिर अकॉर्डिंगली ही अमेरिका ने सबसे पहले इसकी थ्योरी को अप्लाई किया, और 1973 में जीरो बेस बजट के कॉन्सेप्ट को अपने बजट में अप्लाई किया। हाँ, सबसे पहले यूएसए ने इस बजट को अपने बजट में अप्लाई किया 1973 के बजट में। और तीसरा पॉइंट लिखें, इस बजट का मेन कॉन्सेप्ट, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बजट इज, द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बजट इज टू कंट्रोल द to control the over expenditure। सरकार की थ्योरी ये रहती है कि ज्यादा खर्च पर लगाम लगाने के लिए, भाई पिछले साल घाटा हो गया,
तो चलो घाटे को भूल जाओ। तो घाटा इसका मतलब देखो, मैंने बात करी कि भाई 1,000 रुपए इनकम हुई और 1,200 खर्च हुए, 1,200 हुए ना खर्च, 200 रुपए का घाटा हो गया ना, तो खर्च ज्यादा हुआ ना, तो सरकार का अल्टीमेटली ये टारगेट रहता है कि खर्च कम करना है बस। इस जीरो बजट बेस पर घाटे को भूल जाओ, पिछले वाले डाटा को जीरो कर दो, भूल जाओ। अब आगे का देखकर चलना है कि हमें घाटा नहीं करना, मतलब ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना। तो यहां पर अल्टीमेटली दिमाग में सरकार के ये रहता है इस बजट के कॉन्सेप्ट से कि वो कंट्रोल करे अपने ओवर एक्सपेंडिचर को। हमारे जो फालतू के खर्च हैं, सरकार के फालतू के खर्च हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए इस बजट को इंट्रोड्यूस किया जाए। यानी इंट्रोड्यूस करे या ना करे, इट्स गवर्नमेंट पॉलिसी, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट कि मेनली 2 आइडियोलॉजी पर काम करते हैं जीरो बजट। पहला कि घाटे को सेपरेट कर देता है, इग्नोर कर देता है कि घाटे की वजह से कई इकोनॉमीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई इकोनॉमीज, जैसे मैं ही मान लो, मैं ही घाटे में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको कि अगर मैं घाटे में चल रहा हूं तो मैं खुद डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं खुद परेशान हो जाऊंगा कि यार मैं, मेरा लॉस हो रहा है, अब मैं उसको लॉस को रिकवर कैसे करूं, और सर्कमस्टेंसेस पॉजिटिव ना हो तब। तो ऐसे में कहूं भाई ठीक है भूल जा लॉस को। अगर आपसे कोई कह दे कि आपका जो 200 रुपए जो उधार है मैंने माफ किया, तो आप क्या करो, फ्री माइंड से काम करोगे ना, और फिर ये कोशिश करोगे कि 200 रुपए का उधार चढ़ा था तो क्यों चढ़ा था, तो मेरे 200 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की वजह से चढ़ा था, तो अब मैं क्या करूंगा, अगली बार किसी को मौका ही नहीं दूंगा कि मेरे को माफ करने की सिचुएशन में आना पड़े। तो सरकार की अल्टीमेटली पॉलिसी यही होती है कि वो कंट्रोल करे अपने ओवर एक्सपेंडिचर्स को। जीरो बजट बेस का फाइनल कॉन्सेप्ट यही है। आपसे कोई पूछे तो आप यही बताएंगे, और आपसे यही पूछेगा 4 ऑप्शन में कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट बेस, टू कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड डेफिशिएट प्रेशर, टू कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड डेफिशिएट प्रेशर। पीटर ए नायर फादर ऑफ है, ये ध्यान रखना। अब लिखे जेंडर बेस्ड बजट। तो जेंडर बेस्ड बजट में क्या होता है जनरली, अब मैंने बताया कि गवर्नमेंट, तो बजट बनाते टाइम गवर्नमेंट ने फीमेल एंड टीजी ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या किया। अभी तक फीमेल थी, क्योंकि अब ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं मार्केट में, उनको भी राइट दे दिए गए हैं, तो ट्रांसजेंडर भी, क्योंकि अभी तक जो भी बजट बनता था उसे मेल बजट कहा जाता था। अभी तक जो भी बनता था अल्टीमेटली उसे मेल डोमिनेटिंग बजट बोला जाता था। लेकिन अब विमेन एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस चीज पर भी फोकस करती है कि हर बजट में इस कम्युनिटी के लिए, इस कैटेगरी के लिए, इस जेंडर के लिए कितना फंड, कितना बजट अलॉट किया गया, तो उसका प्रॉपर स्टडी, इसके लिए बजटिंग करना। इसके लिए जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई पॉलिसी आ रही है तो उसमें महिलाओं के लिए क्या है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई स्कीम लेकर आ रही तो एजुकेशन के पैरामीटर्स में बच्चों के, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए क्या क्या है, उनके लिए कितना बजट दिया है सेपरेटली। अब जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं कहूं एक स्कूल में बॉयज टॉयलेट तो बहुत सारे मिल जाए, बहुत सारे मिल जाए, गर्ल्स के 2 ही टॉयलेट है, तो अल्टीमेटली ये कह देते हैं कि भाई लड़कियां तो कम है, लड़के ज्यादा है। तो इस कम और ज्यादा का रेशो क्यों लेते हो, बराबर रखो ना दोनों को। तो वहां पर जब वुमेन एम्पावरमेंट वाले होते हैं, जो ह्यूमन राइट और ये वो कहते हैं कि दोनों को बराबर लेकर चलो। अगर 100 रुपए आ रहा है तो 50 रुपए लड़कों के लिए, 50 रुपए लड़कियों के लिए। सोच पा रहे हो, लड़की आज नहीं है कल भी तो हो सकती है, और नहीं है का क्या मतलब है, फैसिलिटीज तो दोनों के लिए बराबर रखो। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हर गवर्नमेंट के द्वारा जब स्टडी की जाती है कि उसके बजट में महिलाओं के लिए और अब ट्रांसजेंडर के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, उस उसको बोलते हैं जेंडर बेस्ड बजट। यानी इस पे फोकस किया जाता है, इनके लिए क्या किया सरकार ने बजट में। अगर वो सरकार 1,000 करोड़ का बजट लेकर आ रही है तो 1,000 CR में से पर्टिकुलर इस कैटेगरी के लिए कितना है,
तो उसको बोलते हैं जेंडर बेस्ड बजटिंग। समझ आ गई बात? तो ट्रेडिशनल बजट, आउटकम बजट, जीरो बेस्ड बजट और जेंडर बजट, ये चार टाइप हैं बजट के। आई होप सभी को क्लियर होंगे। किसी का कोई डाउट तो बताएं। नहीं है तो अगला टॉपिक लिखें, डेफिसिट। घाटा। इट इज अ नेक्स्ट टॉपिक। क्या डाउट है? बोलो क्या डाउट है, जीरो बेस्ड बजट में क्या डाउट है? बेटा वो लेंगे, ऐसे कोई उधार माफ नहीं कर देता। ऐसे कोई उधार माफ नहीं कर देता। यहां बात उधार की हो ही नहीं रही है। यहां पर बात हो रही है डेफिसिट की, घाटे की और ओवर एक्सपेंडिचर की। तो जो उधार है, एक बात बताओ, उधार किसके अंदर आ रहा है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि उधार जो है, जो आपका उधार है वो किसके अंदर आ रहा है? घाटे में तो ही शामिल हो गया। आपने क्यों लिया उधार? वो आपका डेफिसिट के अंदर ही तो है। और मैं कह रहा हूं कि डेफिसिट को अवॉइड करते हैं। जीरो बजट बेस के दो कॉन्सेप्ट हैं कि डेफिसिट को अवॉइड करके, कि डेफिसिट का प्रेशर ना पड़े इकोनॉमी पर। यार देखो जरा, 2017, 2018, 2019, इधर देखो। 2017 में सरकार की इनकम हुई 1,000 रुपए और खर्च हो गया 1,200 रुपए। अब इसी के अंदर ब्याज है, सब कुछ है, मैंने देख लिया हिसाब किताब। तो यहां पर घाटा कितने का हुआ? 200 रुपए का। अब अगर 2001 में इसमें भी इतनी हो रही है, तो सरकार कंट्रोल करेगी कि 1,200 रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो ना खर्च हो। अब ध्यान से देखो, अगर 200 रुपए का ओवर बर्डन अगले की सरकार में डाल दूं मैं, तो ये सरकार का तो सीधे 800 का बजट हो गया ना। जो प्लान है वो भी नहीं हो पाएगा, तो घाटे पे और घाटा हो जाएगा। तो सरकार ये कोशिश करती है कि इस घाटे का प्रेशर अगले बजट पे ना पड़े, और कोशिश ये करे कि इसको कम कर ले। तो दो ही कॉन्सेप्ट मैंने बताए। अब उसमें ब्याज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब घाटे के अंदर ही तो है। भाई तुमने पैसा उधार लिया तो इधर जुड़ेगा ना, 1,200 में तुम्हारा खर्च हो गया ना वो। क्लियर है ना? चलिए, अब घाटा तो सभी को पता है, जैसे कि भाई 100 रुपए कमा रहे हो और 110 खर्च कर रहे हो, तो इनकम और खर्च, तो घाटा कितने का हो गया? 10 रुपए का। तो इन जनरल वे में आप सभी को पता है। तो यहां पर सिंपल डेफिसिट की कोई डेफिनेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधे लिखें टाइप्स ऑफ डेफिसिट। या डेफिसिट में लिखना है तो देखिए, लिख लीजिए इनकम लेस एक्सपेंडिचर हाई। इनकम लेस और एक्सपेंडिचर हाई। और एग्जाम्पल में लिख लीजिए 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, और यहां पर कर लीजिए 200 रुपए का घाटा। अब टाइप्स ऑफ लिखे, टाइप्स ऑफ डेफिसिट में पहला बजट डेफिसिट, बजट घाटा, बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होगा, ध्यान से देखिए। टोटल
रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर। सरकार को कितना पैसा रिसीव हुआ और सरकार ने कितना पैसा खर्च करा, इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा बेटा? इन दोनों का अंतर बजट घाटा कहलाएगा ना। बजट डेफिसिट कहलाएगा ना। वही वाली सिचुएशन, 1000 रुपए कमाए 1200 खर्च हो गए तो बजट डेफिसिट। अब यहां पर आपसे पता है क्या पूछेगा? टोटल रिसिप्ट आपको पता है, टैक्स नॉन टैक्स, ठीक है। अच्छा, टोटल रिसिप्ट में आप देखो यहां पर रिसिप्ट आपको टैक्स नॉन टैक्स से भी हो रही है, ठीक है। और बजट बनता है तो कैपिटल बजट भी तो बनता है, तो कैपिटल जो गेन हो रहा है वो भी तो जुड़ेगा ना रिसिप्ट में, इसी में ऐड हो जाएगा। तो आपसे यहां पर पूछेगा कि सरकार की टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, या टोटल रिसिप्ट में क्या क्या शामिल होगा। तो टोटल रिसिप्ट में क्या क्या जोड़ोगे? टैक्स, नॉन टैक्स और गेनफुल प्रॉफिट ऑफ एसेट्स कैपिटल से, वो जोड़ोगे, इन तीन चीज को जोड़ दोगे टोटल रिसिप्ट में। लेकिन जब बोले टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट तो सिर्फ टैक्स और नॉन टैक्स जुड़ेगा। समझ आ रहे ना? तो ये कीवर्ड्स ध्यान रखना। तो बजट घाटा हो गया नंबर 1। नंबर 2 लिखे रेवेन्यू डेफिसिट। These are the types of deficit. नंबर 2 रेवेन्यू, राजस्व घाटा। अब आपको पता है रेवेन्यू कहां से आ रहा है? टैक्स और नॉन टैक्स से। दो दो जगह से आ रहा है ना। आपने रेवेन्यू बजट का चार्ट बनाया था, तो रेवेन्यू बजट में आपने जो चार्ट बनाया था इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग में लिखा था टैक्स और नॉन टैक्स, और आउटगोइंग में लिखा था प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यही तो लिखे थे दो चीज, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखिए, तो रेवेन्यू बजट क्या है? जब इन दोनों का सम इन दोनों के सम से कम हो तो उसे रेवेन्यू बजट बोलते हैं। अगर ये 100 रुपए है और ये 80 रुपए है तो रेवेन्यू बजट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। भाई नाम बदल रहा है बस। अब पहला बजट डेफिसिट, तो बजट में क्या होगा? सरकार को टोटल कितना रिसीव हुआ, कितना खर्च हुआ। अब रेवेन्यू में तो सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे, कैपिटल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ रेवेन्यू की बात होगी। तो कितना रेवेन्यू रिसीव हुआ और कितना रेवेन्यू खर्च हुआ, उन दोनों का अंतर। नंबर नेक्स्ट लिखो फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसमें? बेटर और रेवेन्यू में मैं वो ही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का सम 100 रुपए है, जा रहा है, और इनका 80 है। तो 100 में से बस से गया 20 आ गया ना, तो 20 रुपए का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया बस। नेक्स्ट लिखो फिस्कल डेफिसिट।
अब देखो, फिस्कल बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब इधर देखो, राजकोष क्या है? सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की गुल्लक। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अब ये है आपकी सीएफआई, ध्यान से देखना। तो सीएफआई में पैसा जाएगा टोटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये गई टीआर, टोटल रिसिप्ट, और इसमें से निकलेगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं मानता हूं कि सीएफआई में 1,000 रुपए हैं पहले से ही, 1,000 रुपए। टोटल रिसिप्ट 1,500 और टोटल खर्च 2,000। अभी बताओ क्या हुआ? तो भैया ये जो चीज है, ये तो बजट डेफिसिट है ना। तो मैं इस पैसे हिसाब किताब को इसमें डालने से पहले मैं बजट डेफिसिट अलग निकाल लूं। तो मैं कहूंगा कि सीएफआई पर बर्डन क्या होगा? बजट डेफिसिट। ये 500 रुपए इसी से तो देने पड़ेंगे सरकार को। समझ आ रही बात? एक साल में सरकार ने 1,500 कमाए और 2,000 उड़ा दिए, तो 500 रुपए का जो उधार था, ये जो एक्सेस, ओवर एक्सेस हो गया, बर्डन हो गया, वो बजट डेफिसिट कहलाया ना। तो बजट डेफिसिट इस पर बर्डन हो गया ना, राजकोष पर आपके। तो पहली चीज, बजट डेफिसिट इंक्लूड होगा इसके अंदर, सीएफआई के अंदर, ठीक है। तो बजट, सॉरी सीएफआई नहीं, फिजिकल डेफिसिट के अंदर। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस, अब देखो इधर 500 रुपए तुम्हारे ज्यादा खर्च हो गए, उस 500 रुपए को भुगतान करने के लिए तुम दूसरे से उधार लोगे, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करोगे। तो तुमने मान लो कहीं से पैसे ले लिए उधार, भाई देश को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अपने पैसे उधार ले लिए, तो बोरोइंग्स का एक्सेस बर्डन 1,000 रुपए पे हो गया, होगा। तो फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग्स भी जुड़ेंगी, जुड़ेंगे। अब एक बात बताओ, जो उधार लिया है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब उधारी तुमने दूसरे से लिया है, तो इंटरेस्ट भी तो अपने खाते से पे करोगे, तो वो भी इसका बर्डन इस पर। तो हम ये ओवरऑल कहेंगे कि हमारे राजकोष यानी गुल्लक पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो किसकी वजह से? बजट डेफिसिट की वजह से, हमारी बोरोइंग्स और हमारी अदर लाइबिलिटीज। हमारी दूसरी देयताएं जैसे ब्याज, अदर लाइबिलिटीज में जैसे ब्याज, ये किसके ऊपर जाएगा? ये भी सीएफआई के ऊपर। तो इन सबको मिलाकर क्या बनेगा? राजकोष। ये है हमारी गुल्लक, इसको राजकोष बोलते हैं, सरकारी खजाना। तो सरकारी खजाने का घाटा क्या होता है? जब बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स प्लस अदर लाइबिलिटीज का सारा बोझ सरकार के खजाने पड़ता है, उसे बोलते हैं बजट डेफिसिट। आई होप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है सभी को? डाउट किसी को? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, फिजिकल डेफिसिट क्लियर है सभी को? और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिजिकल डेफिसिट, और यहां बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। क्योंकि पता है कैसे पूछेगा? आपसे ये नहीं देगा कि फिजिकल डेफिसिट की डेफिनेशन दो, आपसे पूछेगा कि फिजिकल डेफिसिट में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा। अब देखिए, इंक्लूड करने के लिए आप क्या करोगे? वही बजट डेफिसिट, बोरोइंग्स, अदर। अब 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा ना 1 और 2,
2 और 3, इनमें से कोई नहीं, चारों। ठीक है, अब ऐसे लिखेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा, तो क्यों, तो हमारी इनकम हो रही है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन देगा, और आपके वहां आपके जैसे ही ओवरड्यू की बात आएगी, एक्सेस एक्सपेंडिचर की बात आएगी, वो आप फिजिकल डेफिसिट में जोड़ दोगे। फिजिकल पे आएगा भाई। बजट अपना अलग पढ़ लिया, बजट डेफिसिट। अब अगला लिखें नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट नंबर 4। प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या है बताओ, ये सब फिजिकल डेफिसिट है, तो राजकोषीय घाटा है। अब जब प्राइमरी घाटा की बात करेंगे, तो प्राइमरी घाटा का मतलब क्या है कि फिजिकल डेफिसिट में से आपने ब्याज पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट हटा दो, तो आपका प्राइमरी घाटा बचेगा बस। एफडी माइनस ब्याज, उधारों का ब्याज। जो हमने उधार लिए हैं दूसरे देशों के से, या हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, वो ब्याज घटा दो, फिजिकल डेफिसिट में से हटा दो, तो वो बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। ये एक टेक्निकल टर्म दे दिया है बस, और कुछ नहीं है। लोन देने, लोन की ईएमआई या ब्याज ब्याज देना है, ब्याज हटा दो फिजिकल में से, तो वो आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। ये नथिंग एल्स, ये सिर्फ टेक्निकल लकूने हैं। सरकार अलग अलग पैरामीटर्स पर, जैसे जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बस वो मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आपको घाटे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बजट, रेवेन्यू, फिजिकल और ये, और पांचवा है मॉनेटरी डेफिसिट। मुझे बताओ कि देश की मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करती है। और फादर ऑफ ऑल बैंक कौन है? तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि जो आरबीआई की अर्निंग्स है, अब एक बात, आरबीआई के पास जो पैसा बच गया वो किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाएगा। समझ आ रही बात? अगर गवर्नमेंट कहे कि आरबीआई से कि मुझे पैसा और दो, करेगा। अब अगर मान के चलो आरबीआई की अर्निंग 1000 है ना, इसका खर्च 800 है, तो आरबीआई के पास 200 रुपए बचे। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा मांग ली, तो मॉनेटरी डेफिसिट आया ना। तो 100 रुपए का जो आएगा डेफिसिट, वो मॉनेटरी डेफिसिट आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ओवरऑल अल्टीमेटली कहें कि आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम जो घाटा मेजर किया जाता है, उसे मॉनेटरी डेफिसिट बोलते हैं। दैट्स इट। कि इनमें सिंपल सुन लो, वो सरकार को देने वाली बात तो छोड़ो, इसमें करो आरबीआई की इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इक्वल टू मॉनेटरी डेफिसिट। भाई ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो अल्टीमेटली माइनस ही तो कर रहे हैं ना। भाई डेफिसिट में हम प्रॉफिट तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम डेफिसिट ही पढ़ रहे हैं शुरू से। हाँ, तो इसमें लिख लो 1000 और 1200, तो डेफिसिट हो गया सीधे सीधे, मॉनेटरी डेफिसिट।
तो ये हो गया आपका डेफिशिएंट वाला टॉपिक खत्म। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है ग्राफ, वो तो आज मुझे तो नहीं लगता आज हो पाएगा। ठीक है, हाँ, तो ग्राफ का है, उसमें हमें 4-5 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, वो देखना है। और अब जैसे कि ये कह रहा है कि 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान भी करा दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। वो भी उसमें 5-10 मिनट का ही टॉपिक है, तो 5 ईयर प्लान वाला कर लेंगे। और हाँ, तो वो ग्राफ और उसमें आ जाएगा ना, इंडेक्स और ग्राफ उसमें आ जाएगा। तो हमारा एक क्लास मोर और लगेगी इसमें इकोनॉमी में, तो हमारी एक क्लास में अगला हमारा सेक्शन पूरा इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ पता है मुझे, वो सब उसी में हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज के डिस्कशन में किसी का कोई डाउट बोलो। क्या बोल रहा है ये? बजट डेफिसिट, इसको प्राइमरी बजट डेफिसिट बोले। तो आप लिख रहे हो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीव्ड, तो बजट डेफिसिट का है। हाँ क्या, हाँ बेटा, फिजिकल डेफिसिट में नहीं, फिजिकल डेफिसिट में बोरोइंग को नहीं छोड़ते, मैंने बताया तो, लिखवाया तो बोरोइंग को, छोड़ते कहाँ है फिजिकल डेफिसिट में। जो हमारे उधार हैं वो जुड़ेंगे फिजिकल सॉरी, हाँ फिजिकल डेफिसिट में जुड़ेंगे हमारे जो उधार है। बजट घाटे के जो उधार हैं सारे आपके, वो फिजिकल डेफिसिट में जुड़ेंगे। जो बजट डेफिसिट में को पूरा करने के लिए जितने आपने लोन लिए हैं, वो सब आपके जुड़ेंगे फिजिकल डेफिसिट में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सरकार की इनकम 1500 रुपए है और सरकार ने 2000 खर्च कर दिए, तो ये 500 रुपए का हिसाब किताब कहाँ से आएगा? तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? लोन लेगी। तो वो लोन का पैसा आपका जुड़ेगा ना एक्स्ट्रा में। जीएसटी के बारे में क्या? जीएसटी आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 279A होगा बेटा। 279A1 है जो, वो जीएसटी काउंसिल के बारे में डिफाइन करता है, जीएसटी नहीं, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी तो 279A। अब देखिए, मैं बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है जीएसटी वाला। एक तो तरीका ये है कि जब सिंपल बोले कि जीएसटी के बारे में कहाँ बताया गया है, आर्टिकल 279, 280, 269, 253, तो आप सीधे सीधे बता दोगे जीएसटी में 279 में बताया गया। अब अगर और थोड़ा सा को डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा कि जीएसटी के बारे में इसमें किस में बताया गया है, तो जीएसटी को करेगा 279A, 263A, 265B या 243A। तो जीएसटी के बारे में किस में बताया गया है? 279A में बताया गया। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। और उसके बाद जब आपसे पूछेगा जीएसटी सी के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल है 279A का 1 क्लॉज। ठीक है, तो इसमें भी जीएसटी है, इसमें भी जीएसटी है, दोनों में जीएसटी, और उसमें जीएसटी काउंसिल है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट?
बेटा तुम यार समझते नहीं हो कि एक बार बताओ, गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट का इलेक्शन का जो खर्च है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया ना। ठीक है, पॉलिसीज बना रखी है ना कि गवर्नमेंट का कितना फंड कितना खर्च कर सकती है, तो वो तो सरकार के खाते से ही जाएगा ना। अब आइए, मैं एक ऑफिसर, मेरी पावर है कि मैं एक आदमी को 2,000 रुपए तक का पुरस्कार दे सकता हूं कैश का, तो मैं 2,000 का पुरस्कार दूंगा तो सरकार के खाते से जाएगा ना, वो आपकी सीएफआई पर बर्डन होगा ना, एक्सपेंडिचर वो ऐड होगा कि हमारा टोटल कितना खर्च कितना हो रहा है। तो इलेक्शन का है और ये है, टेंट लगवाए, पर्चे बंटवाए, क्या करा, सब उसमें आ जाता है। हाँ, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।